नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अब इंडियन एयरफोर्स मेनली दो तरह के हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है, जिसमें से एक IL-76 प्लेटफॉर्म है और दूसरा C-17 ग्लोब मास्टर है। अब इनमें से इंडियन एयरफोर्स ज़्यादातर C-17 को ही ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि IL-76 एयरक्राफ्ट का सर्विस अवेलेबिलिटी इतना अच्छा नहीं होता है, जिस वजह से ज़्यादातर केस में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से C-17 का इस्तेमाल किया जाता है। और हमेशा से इन एयरक्राफ्ट की जो सर्विस अवेलेबिलिटी रेट होता है उसको 90% ज़्यादा पाया गया। आज तक कभी भी इंडियन एयरफोर्स की C-17 एयरक्राफ्ट में कोई इशू आने की बात आपने कभी नहीं सुना होगा, और ना ही आज से पहले कभी ऐसा हुआ था। लेकिन आज इंडियन एयरफोर्स की C-17 एयरक्राफ्ट को कुछ टेक्निकल इशू होने की बात सामने आई है, और आज ले एयरपोर्ट पर रनवे में एक C-17 एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल इशू सामने आने की वजह से ले एयरपोर्ट की लगभग सभी शेड्यूल फ्लाइट को आज कैंसिल करने की नौबत आ चुकी है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि जो भी टेक्निकल इशू अभी C-17 में देखा गया था, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है और इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये हमारी C-17 फ्लीट में पहली बार हो रहा है जहां पर हमको मिड रनवे में C-17 को रोकना पड़ रहा है और उसको मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ रही है, और इसकी वजह से पूरा रनवे को वहां पे ब्लॉक करने की जरूरत पड़ रही है। और बताया जा रहा है कि कल तक इसको वहां से ठीक कर दिया जाएगा और वापस ले एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अगला अपडेट हेल यूएवीज यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज को लेके। अभी रिसेंटली रुस्तम 2 की सफलता के बाद HAL की तरफ से भी मल्टीपल यूएवीज को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें आर्म्ड यूएवी शामिल है। लेकिन अभी तक HAL की तरफ से कोई भी हेल क्लास की यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास की यूएवी को डेवलप नहीं किया गया था। इस बार की एरो इंडिया शो के दौरान भी ये बात बताया गया था कि HAL की तरफ से अभी एक हेल यूएवी को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसको डेवलप करने के लिए HAL को अप्रूवल नहीं मिल पाया, लेकिन HAL की तरफ से इसकी जो इनिशियल स्पेसिफिकेशन बताया गया था, यानी कि बनने के बाद ये किस तरीके का यूएवी बनने वाला है, तो उसके मुताबिक इसमें हेरॉन टिपे ड्रोन्स की तरह एक पुशर कन्फिगरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये एक 5 टन क्लास का यूएवी होने वाला है, जिसमें 940 हॉर्स पावर के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके डेवलपमेंट को लेके इसी साल के अंदर एक रोड मैप को बनाया जाने वाला है, जिसके बाद जितनी जल्दी हो सके इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद इसकी फुल स्केल की डेवलपमेंट को स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि अगले साल तक शुरू करने की बात किया जा रहा है। और इसे रिकॉर्ड टाइम पर यानी कि लगभग 2 साल के अंदर ही टेस्ट करने का प्लान भी किया जा रहा है, और 2025 के एंड तक इसकी रोल आउट को कंप्लीट करके इसकी टेस्ट फ्लाइट को भी करने की उम्मीद किया जा रहा है। इस यूएवी को आमतौर पर हम लोग सर्वेलेंस के लिए, रिकॉनेंस के लिए या फिर इंटेल गैदरिंग रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको डेवलप करने में हमें वक्त भी कम लगने वाला है, क्योंकि पहले ही HAL के पास रुस्तम 2 और आर्चर जैसे यूएवी को डेवलप करने का अनुभव मौजूद है, और इसके कई टेक्नोलॉजी भी इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। उस वजह से इसको डेवलप करने में हमको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम हमको रुस्तम 2 को डेवलप करने में लग गया है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से, और ये बात भारत के लिए बहुत ही समस्या वाली बात होने वाली है। आप सभी को पता होगा कि चाइना की तरफ से पिछले कुछ सालों से इंडियन ओशन रीजन में लगातार अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, और साथ ही भारत को भी चाइना हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसमें चाइना जिबूती, ग्वादार, श्रीलंका और म्यांमार में अपनी अपनी बेस को बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर वो आसानी से इंडियन नेवी की हर एक मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश कर सकता है और जंग जैसे हालात में भारत को घेर भी सकता है। लेकिन अभी जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उससे भी ज़्यादा चिंता करने वाली बात होने वाली है। अभी तक हम चाइना को सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में काउंटर करने की बात कर रहे थे, और 2030 तक चाइना रेगुलरली अपनी वॉरशिप्स को और अपनी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करेगी। इस बात का हम लोग पहले से अंदाजा लगा चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंटली इंडियन नेवी की तरफ से दी गई कुछ इनपुट्स में ये बात बताया जा रहा है कि अभी पिछले कुछ सालों में चाइना की जो रिसर्च वेसल इंडियन ओशन में बार बार आ रहे हैं, ये दरअसल सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं बल्कि जासूसी करने के लिए आ रहे हैं। अभी चाइना के रिसर्च वेसल्स की तरफ से बलूचिस्तान की मकरन कोस्ट के आसपास मरीन बॉयज को डिप्लॉय करने की बात की गई थी, जो कि चाइना के मुताबिक रिसर्च के लिए डाटा को कलेक्ट करने वाले, लेकिन इससे चाइना इस रीजन में
हो रही सभी शिप्स और अंडर वाटर एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। और सिर्फ मकरंद कोस्ट ही नहीं बल्कि गुजरात के सिर्टिक एरिया के करीब भी यानी कि नज़दीक आके चाइना की तरफ से ऐसे ही मरीन बॉय को डिप्लॉय किया गया है, जिसमें अलग अलग तरह के सेंसर मौजूद हो सकते हैं जो कि सीधे चाइना की ग्राउंड स्टेशन को डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मरीन बॉयज की बात करें तो ये कई तरह के हो सकते हैं और इसमें अलग अलग तरह के सेंसर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन चाइना की तरफ से मरीन बॉयज में क्या क्या तरह के सेंसर लगा के कोई नहीं बता सकता है। लेकिन रिसर्च के नाम पर चाइना भारत पर जासूसी करने की कोशिश करी बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि इसी तरीके की मरीन बॉयज को चाइना की तरफ से म्यांमार के करीब, श्रीलंका के करीब और बलूचिस्तान के करीब डिप्लॉय करने की बात सामने आ चुकी है, जो कि एक तरीके से भारत को घेर कर रखने वाले हैं और इंडियन नेवी की कोई भी हरकत को और खास करके न्यूक्लियर सबमरीन की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और इंडोनेशिया की तरफ से, और ये पहली बार होने वाला है जहां पर भारत की तरफ से किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट को साइन करने की तैयारी किया जा रहा है, जिसमें खास करके दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच जॉइंट एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स और इंडोनेशियन एयरफोर्स के बीच एक डिटेल कॉन्ट्रैक्ट को तैयार किया जा रहा है, जिसे इसी साल के अंदर ही साइन कर दिया जाएगा। इस एग्रीमेंट के होने के बाद इंडियन एयरफोर्स और इंडोनेशियन एयरफोर्स एक दूसरे के साथ रेगुलर बेसिस पर अलग अलग तरह के जॉइंट एक्सरसाइज को कर पाएंगे, साथ ही एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को भी एक्सचेंज कर पाएंगे। अभी के लिए भारत और इंडोनेशिया का एक कॉमन प्रॉब्लम था जो कि चाइना है, और उसे काउंटर करने के लिए भारत को इंडोनेशिया में इंटरेस्ट बना पाना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा इंडोनेशिया की तरफ से भी इंडियन डिफेंस सिस्टम को भी खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी कि हमारी पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से लेकर आर्टिलरी और हेलीकॉप्टर को भी आगे चल के इंडोनेशिया को भारत एक्सपोर्ट कर सकता है। साथ ही इंडोनेशिया की एयरफोर्स की बात करें तो इसमें अभी SU-27, SU-30 और F-16 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें से जो SU-27 है या SU-30 फ्लीट यानी जो रशियन एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, इसके लिए HAL की तरफ से सभी जरूरी स्पेयर पार्ट को भी उनको सप्लाई किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इंडोनेशिया को इनके मेंटेनेंस को सपोर्ट पैकेज को ऑफर किया जा सकता है, क्योंकि रशिया के साथ अभी कोई भी डायरेक्ट डील को कर पाना किसी भी देश के लिए बहुत ही मुश्किल है, तो इसमें भारत को यहाँ पे इनडायरेक्टली फायदा हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।